जब भी लियारी का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? अक्सर लोगों के लिए शायद जराइम, गुर्बत, यही सब कुछ। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? बिल्कुल नहीं। असल में ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। चलें आज हम मिलकर लियारी की उस असल रूह को खोजते हैं। एक ऐसी कहानी जो मुज़ाहमत, दानिश और एक बहुत गहरी शनाख्त की है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? देखिए, हम शुरुआत करेंगे लियारी की हज़ारों साल पुरानी तारीख से। फिर हम देखेंगे कि तक़सीम के उस मुश्किल वक्त में क्या हुआ, और फिर हम मिलेंगे उन 3 कमाल की शख्सियात से जिन्होंने लियारी की सोच को, इसकी तकदीर को एक नई शक्ल दी। और आखिर में हम ये सोचेंगे कि इन सब की जो मिरास है वो आज हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। चलें तो भी शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लियारी कराची के लिए इतना अहम, इतना बुनियादी क्यों है। ये जो एक लाइन है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी है। लियारी की पहचान कराची है और लियारी कराची की जन्मदाता है। मतलब ये कि लियारी कोई आम इलाका नहीं है, शहर का कोई हिस्सा नहीं है। अरे नहीं, ये तो वो दिल है, वो मरकज़ है जहां से कराची ने धड़कना शुरू किया। ये शहर की बुनियाद है। और ये कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है, हम बात कर रहे हैं हजारों साल की। इसकी जड़ें तो आप सोचिए महरगढ़ और मोहनजोदाड़ो तक जाती हैं। तो ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जीती जागती तारीख है जिसने अपने अंदर न जाने कितनी सदियों के राज छुपा रखे हैं। अच्छा, तो तारीख से आगे बढ़कर अब हम लियारी के उस दौर में चलते हैं जब ये सियासी सोच का, एक्टिविज्म का गढ़ बन गया था। और ख़ास तौर पर हम देखेंगे कि जब तकसीम का तूफान आया तो लियारी ने इस पर कैसा रद्द-ए-अमल दिखाया जो कि बहुत ही मुनफरिद था। ज़रा आंखें बंद करके तसव्वुर करें, आज़ादी से पहले का दौर है। लियारी उस वक्त ब्रितानवी राज के खिलाफ एक किला बना हुआ था। खिलाफत तहरीक हो या रेशमी रुमाल तहरीक की खुफिया कार्रवाइयां, हर बड़ी सियासी हलचल का मरकज लियारी की गलियां थीं। ये वो जगह थी जहां सोच पर पहरे नहीं थे और दिल हमेशा से रोशन ख्याल और तरक्की पसंद थे। फिर आया तकसीम का वक्त, एक ऐसा वक्त जो वाकई इंसानियत का इम्तिहान था, और लियारी ने इस इम्तिहान में कमाल कर दिया। एक तरफ तो वो अपने उन हिंदू पड़ोसियों को जिनके साथ सदियां गुजारी थीं, आंसुओं के साथ सरहद तक छोड़कर आ रहे थे, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान से आने वाले अपने मुसलमान भाइयों के लिए दिल और दरवाजे खोल गए थे। ये एक ही वक्त में बिछड़ने का शदीद दुख भी था और नए लोगों को अपनाने की उम्मीद भी। एक नाकाबिले फरामोश कहानी है ये। तो ये जो सियासी जिद्दोजहद की जमीन तैयार हुई थी ना, अब इस पर इल्म और दानिश की फसल उगने वाली थी। और इसी जमीन से निकले वो 3 लोग, वो 3 शख्सियात जिन्होंने लियारी की रूह को एक नई पहचान दी। चलें अब उनसे मिलते हैं। इस सियासी बेदारी का नतीजा ये निकला कि एक नई नस्ल सामने आई। ये वो लीडर थे जो सिर्फ नारेबाजी नहीं करते थे। नहीं, ये वो लोग थे जो जानते थे कि अपनी सोच को, अपने लफ्ज़ों को हकीकत में कैसे बदलना है। इनमें सबसे पहले हैं लाल बख्श रंद, एक ऐसे उस्ताद जिन्होंने एक पूरी नस्ल के जहनों को इल्म की रोशनी दी। इनके बाद आते हैं यूसुफ निस्कंदी, एक बेमिसाल ऑर्गेनाइजर जिन्होंने लोगों को अपने हक के लिए मुनज़्ज़म होना सिखाया। और तीसरे हैं रहीम बख्श आज़ाद, अपने नाम की तरह एक आज़ाद रूह, जिनके कलम ने हर जुल्म और आमिरियत की चैलेंज किया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाला लाल बख्श रिंद की। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक शख्स नहीं था, बल्कि यूं समझे कि चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे। 60 की दाई में लाला रन ने एक ऐसा काम किया जो अपनी नौयत का पहला था। उन्होंने लियारी में पहला मार्क्सिस्ट स्टडी सर्कल शुरू किया। अब ये कोई स्कूल या कॉलेज की क्लास नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी बैठक थी जहां नौजवान, मजदूर सब मिलकर बैठते थे और ये समझते थे कि भाई ये दुनिया चलती कैसे है, माशरा कैसे काम करता है और उसे बेहतर बनाने के लिए बदला कैसे जा सकता है। और उनका सिखाने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। वो अक्सर एक तंजिया जुमला बोलते थे, सब सच है भाई। अब इसका मतलब ये नहीं था कि जो कुछ कहा जा रहा है बस मान लो। अरे, इसका मतलब बिल्कुल उलट था। वो असल में नौजवानों को उकसा रहे थे कि खुद सोचो, सवाल उठाओ और सच को खुद तलाश करो। लाला रिंद सिर्फ बातों और किताबों के इंसान नहीं थे, वो अमल के आदमी थे। जब अयूब खान के दौर में स्कीम 17 आई, जिसका मकसद लियारी वालों को उनके घरों से निकालना था, तो लाला रिंद अपना कलम एक तरफ रखकर सड़कों पर निकल आए और इसके खिलाफ एक बहुत बड़े अवामी एहतजाज की क़यादत की। अच्छा, लाला रिंद के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लियारी के 2 और अहम सुतूनों की, यूसुफ निस्कंदी और रहीम बख्श आज़ाद। यूसुफ निस्कंदी को आप लियारी की अवामी आवाज़ कह सकते हैं। उन्होंने लियारी एक्शन कमेटी की बुनियाद रखी ताकि लोगों के मसाइल को, उनके हुकूक की आवाज़ को ताकतवर लोगों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन उनका हल्का सिर्फ लियारी नहीं था,
وہ تو کراچی کے مشہور ایرانی کافی ہاؤس کی محفلوں کی جان تھے۔ جی ہاں، وہی جگہ جہاں دانشور، شاعر اور سیاستدان چائے پیتے ہوئے سیاست، فلسفے اور ادب پر بحث کرتے تھے۔ اور پھر ہیں رحیم بخش آزاد۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے نام کی طرح آزاد تھے، ایک ایسی شخصیت جن کا قلم ہی ان کی تلوار تھا۔ ان کی تحریریں، ان کی شاعری ہر اس نظام کے خلاف ایک کھلی جنگ تھی جو انسان کی سوچ اور آزادی پر پہرے لگانا چاہتا تھا۔ اور ان کا کام کتنا وسیع تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کتنے ہی اہم رسالوں اور جریدوں میں کام کیا۔ جفاکش، طلوع، سچاں، بلوچی، تحریک، مئے بلوچستان، پاکستان فورم، یہ فہرست بہت لمبی ہے۔ انہوں نے اپنی فکر کو ان صفحات کے ذریعے ہر جگہ پہنچایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں نے مل کر کیا لیگیسی چھوڑی؟ ان کی جو میراث ہے وہ صرف لیاری کے لیے ہے یا اس میں ہم سب کے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ دیکھیں، لال بخش رند، یوسف نسکندی اور رحیم بخش آزاد، ایک استاد، ایک منتظم اور ایک شاعر، ان تینوں نے مل کر لیاری کو وہ روح دی جو آج بھی زندہ ہے۔ تنقیدی سوچ کی ہمت، اپنے حق کے لیے لڑنے کا حوصلہ اور انصاف کے لیے ڈٹ جانے کا عزم۔ جرائم نہیں، گینگ وار نہیں، یہ ہے لیاری کی اصل حقیقی پہچان۔ اور یہی بات ہمیں آج کے سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کیا لیاری کے ان دانشوروں کی سوچ، ان کی جدوجہد آج کے دور میں ایک بہتر اور انصاف پر مبنی معاشرے کی جدوجہد میں ہماری نسل کی رہنمائی کر سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔